नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र उसके 9th लेक्चर में है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, अभी बल आघूर्ण क्या है, कैसे है, इसको छोड़िए, पहले बेसिक चीज पे आइए कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जब हम आपको वैद्युत क्षेत्र के गुणधर्म के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसी में एक गुणधर्म था समान वैद्युत क्षेत्र कब होगा। समान वैद्युत क्षेत्र होता है तब जब जो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास है उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी, ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है ये समान हो और ये एक दूसरे के समांतर हो। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी हमने वैद्युत बल रेखाएं बनाई है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई है, इन सब की बीच की दूरी समान है और ये समांतर बल रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हमने लिया है, ये जो वैद्युत क्षेत्र हमने लिया है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या थी बताइए कि समान एवं विपरीत आवेश, समान एवं विपरीत आवेश जब 2a दूरी यानी कि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो जो निकाय बनता है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, बल आघूर्ण क्या है वो जैसे आप आगे बढ़ेंगे जानेंगे। समान वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो अब हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल मैंने ये पहले से टाइप करके रखा है ताकि आपको समय कम लगे और एक एक चीज हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे जो एज इट इज आपको अपनी कॉपी में लिखनी होती है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय, मैं हमेशा द्विध्रुव को निकाय बोलता हूँ, आपकी बुक्स में भी आपको निकाय मिल जाएगा क्योंकि ये हम लोग बनाते हैं, एक तरीका है प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश और उनके बीच की दूरी, हम लोग इसको 2a मानते हैं। ठीक है, इसको आप मैं बता चुका हूँ कि a क्यों नहीं लिखते हैं, 2a हम लोग लिखते आ रहे हैं शुरू से। दूरी पर स्थित है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हुई है तो कोई ना कोई तो सोर्स चार्ज होगा ना, कोई ना कोई तो ऐसा चार्ज होगा जिसके कारण ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। कोई ना कोई चार्ज तो होगा ना जिसके कारण ये बल रेखाएं निकल रही है। बल रेखाएं ऐसी तो आ ही नहीं गई है, वैद्युत बल रेखाएं अपने मर्जी से कहीं भी आ गई हैं। कोई ना कोई मेरे पास सोर्स चार्ज तो होगा ना जिससे ये वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो हम लोगों ने माना कि प्लस क्यू चार्ज है। अब प्लस क्यू क्यों माना, फिर वापस से जब आप वैद्युत क्षेत्र की गुणधर्म में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर प्लस वाला आवेश आपका है तो उससे जो बल रेखाएं हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, त्रिज्या बहिर्गामी। अगर तो यहाँ प्लस है तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी बल रेखाएं हैं वो प्लस क्यू से अवे है, बाहर की तरफ है। तो इसका मतलब हमने अंदाजा लगाया कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा और अगर मुझे क्यू माइनस मानना था तो वो मुझे इधर मानना होता है ना, क्योंकि रेडियली इनवर्ड इसमें आ रही है। तो कंफ्यूज ना होते हुए अभी आप प्लस क्यू के लिए समझ लीजिए। प्लस क्यू कोई चार्ज है तो जब ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी ये प्लस क्यू है तो क्या इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और प्रतिकर्षण बल जब काम करेगा तो प्लस क्यू पर जो बल काम करेगा उसकी जो दिशा होगी क्या वो इस तरफ होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल काम करेगा प्लस क्यू जो सोर्स चार्ज है। और जो यहाँ पे प्लस क्यू अभी है एक परीक्षण चार्ज आप इसे नहीं बोल सकते है तो ये वैद्युत द्विध्रुव, लेकिन जो यहाँ पर ये क्यू चार्ज है इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा जिसकी दिशा सोर्स चार्ज की तरफ होगी। इसमें कोई समस्या, यहाँ पे मुझे प्लस क्यू चार्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि प्लस क्यू चार्ज पर
प्लस चार्ज पर जो धनावेश होता है उस धनावेश पर जो बल काम करेगा उसकी दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी और माइनस क्यू चार्ज पर जो बल काम करेगा किसमें, समान वैद्युत क्षेत्र में, उसकी दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। इस बात को हम लिख भी देते हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर वो चीज लिखी जाए जो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि ये चीज आप जानते हैं, मैंने आपका ये सिर्फ रिवाइज कराया है जो आपको समझाने की कोशिश की है। हम जानते हैं धना आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्य करता है। हम जानते हैं कि धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल कार्य करता है एवं ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। ये इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताया था, क्यों करता है धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल काम और क्यों ऋणावेश पर करता है विपरीत दिशा में। ठीक है, ये बात हमने बता दी है, ये हमने लिख भी दी है। अब आओ, अब बात ये है कि जो बल है वो बल पता कैसे लगाएंगे। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र, तो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र जो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं F अपॉन क्यू, जहां Q क्या है, Q है वो आवेश जो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ये है वैद्युत क्षेत्र और F है बल। तो क्या मैं F को लिख सकता हूं QE हम लोग लिखते हैं। ठीक है, F को क्या मैं QE लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, Q इधर आया, Q इधर आ गया है E के पास और F इक्वल्स टू QE हमने लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आवेश पर जो बल काम करेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में, वो उस आवेश को अगर मैं वैद्युत क्षेत्र से गुणा कर दूं तो मैं निकाल सकता हूं। मतलब जो बल काम करेगा किसी भी आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र में रखा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आवेश गुना वो वैद्युत क्षेत्र जिसमें आवेश को रखा गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं लिख सकता हूं F is equals to QE। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग बात जो इसमें है मुझे बताइए, ये ऋणावेश है इधर, तो यहां पर जो बल काम करेगा यानी कि F ड्यू टू माइनस क्यू वो क्या होगा QE, और F ड्यू टू प्लस क्यू वो क्या होगा QE। परिमाण में दोनों बल सेम है, परिमाण में दोनों बल सेम है लेकिन दिशा में विपरीत है। अब दिशा बताने के लिए ही मैंने डेरिवेशन के शुरू में प्लस क्यू रखा था और आपको जो ये लिखवाया है ना कि बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और विपरीत दिशा में, वो इसी टाइम के लिए लिखवाया है। ठीक है, दोनों जो बल है वो परिमाण में बिल्कुल बराबर है लेकिन उनकी दिशा विपरीत है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां तक कोई समस्या? तो मैं बोल सकता हूं कि F प्लस क्यू एवं F माइनस क्यू
परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है तो F नेट जो होगा F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू, F नेट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 होगी और ये हमेशा होगी, ये सदैव 0 ही होगी। ये लिखने वाली बात नहीं है, ये आपको जान लेने वाली बात है। सदैव क्यों लिख रहा हूं, जैसे जैसे आप डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे आप समझते जाएंगे कि सदैव पे मैंने इतना जोर क्यों दिया है। बात समझ में आई? क्यों हुआ है F प्लस क्यू माइनस क्यू 0? क्योंकि परिमाण बिल्कुल सेम है और दिशा विपरीत है एक दूसरे की, तो F नेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब आ जाओ, जब मैंने डेरिवेशन शुरू किया तो मैंने आपको बोला था कि बलागुण को छोड़ दो। अभी क्या होता है ये बलागुण, ये क्या चीज है, इसको अभी रहने दो, ये बोला था। अब वक्त आ गया है बलागुण के बारे में जानने का। देखो, बलागुण कब काम करता है ये बात जान लेनी बहुत ही जरूरी है। इसको हम ले लेते हैं डायग्राम को, इस डायग्राम को हम एज इट इज ले लेते हैं। जी हाँ, आ जाइए आप नीचे। हाँ जी, आइए। अब बल आघूर्ण देखिए, बल आघूर्ण कब काम करता है कि अगर आप अपने पेन को ना डायगनली पकड़ लीजिए, जैसे ये रखा है यहाँ पे, हमने वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे ये रखा है, इस तरह से आप अपने पेन को पकड़ लीजिए। ठीक है, अब आप उस पे सोचिए कि आप अपने पेन पे नीचे की तरफ अपने लेफ्ट हैंड के साइड और ऊपर से पेन पर राइट हैंड के साइड एक बल लगाने की कोशिश कीजिए। मेरी बात समझिए, अपने पेन को आप इस तरह से पकड़ लीजिए जिस तरह से सामने आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, और मैंने जिस जिस तरफ उस पर बल लगाया है, मतलब आप नीचे की तरफ माइनस क्यू और ऊपर की तरफ प्लस क्यू, और उसी दिशा में बल लगाने की कोशिश कीजिए जैसा ऊपर दिखाया गया है। मतलब नीचे की तरफ अपने उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, और ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ आप पेन पर बल लगाइए। तो जैसे ही आप बल लगाएंगे तो आपका जो द्विध्रुव है, आपका जो पेन है, वो जो वैद्युत क्षेत्र है उसी की दिशा में हो जाएगा, जिसमें प्लस क्यू आपके सीधे हाथ की तरफ और माइनस क्यू आपके उल्टी हाथ की तरफ आएगा। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप प्लस क्यू पर सीधे हाथ की तरफ और माइनस क्यू पर उल्टे हाथ की तरफ बल लगाएंगे तो जो आपका ये द्विध्रुव है, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो स्थिति है, वो जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसी के अलोंग हो जाएगी, उसी के तरह हो जाएगी। ठीक है, तो सर ये जो वैद्युत ध्रुव पर हमारा बल आघूर्ण लगा है, ये कब लगता है? ये इंपॉर्टेंट है ना कि बल आघूर्ण लगता कब है। तो आपने बता दिया कि ये बल आघूर्ण इस तरह से काम करता है, मतलब बल युग्म बोल सकते हैं। ये जब दो बल एक साथ ऐसे लगते हैं तो उसको बल युग्म बोलते हैं, और बल युग्म के कारण ही बल आघूर्ण लगता है। अब ये बल युग्म कब लगता है या बल आघूर्ण कब काम करता है, इसकी बात समझ लीजिए आप। आइए मैं लिख देता हूं, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश, दो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश जब होते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं हम? क्रिया रेखा जब भिन्न भिन्न होती है तो बल आघूर्ण कार्य में आता है। मतलब देखो, ये जो बल है, ये जो बल लगा है, ये जो बल आप देख रहे हो, जी हाँ, ये जो बल आप इस पर देख रहे हो, ये बल देख रहे हो ना, ये वाला जो बल है और ये वाला जो बल है, ये क्या है?
ये अगर मैं पीछे ये है क्रिया रेखा, इसको आप बोलते हो क्रिया रेखा या लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हो? इसको बोलते हो क्रिया रेखा, एक ही बात है लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये मैंने दोनों चीजें लिख दी है। लाइन ऑफ एक्शन इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको। जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश इस तरह से रखे हों कि उन पर कार्य करने वाले बल की क्रिया रेखा या लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, ठीक है, तब बल आघूर्ण आ जाता है पिक्चर में। बल आघूर्ण कब आता है पिक्चर में? जब दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश इस तरह से रखे हों कि उन पर जो बल कार्य कर रहा है उसकी क्रिया रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तब बल आघूर्ण काम में आता है। मेरी बात समझ में आई? बल आघूर्ण क्या काम करता है? अब बल आघूर्ण चाहता क्या है? देखो, बल आघूर्ण बहुत खुश नहीं होता है काम करते। वो चाहता क्या है कि जैसे मैंने बताया था, बल आघूर्ण चाहता क्या है? बल आघूर्ण चाहता है कि बस वो किसी तरह से जो द्विध्रुव है उसको ना इस पोजीशन में ले आए, इस पोजीशन में ले आए, प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि जो क्रिया रेखा, अब जो माइनस क्यू पे काम करने वाले बल की क्रिया रेखा है वो इस तरफ, और प्लस क्यू पे जो काम करने वाली क्रिया रेखा है वो इस तरफ, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम हो गया? तो बस जैसे ही लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, जैसे ही जो क्रिया रेखा एक होगी, वैसे ही बल आघूर्ण काम करना बंद कर देगा। बल आघूर्ण काम कब तक करेगा? जब तक क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? चूंकि F माइनस क्यू एवं F प्लस क्यू बल की क्रिया रेखा भिन्न है, तो दिए गए वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कार्य करेगा। ये बात समझ में आई? बल आघूर्ण क्यों काम कर रहा है? यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। अब बल आघूर्ण चाहता क्या है? बल आघूर्ण ये चाहता है कि वो जो क्रिया रेखा है, दोनों आवेशों पे काम करने वाले जो बल है उनकी क्रिया रेखा एक हो जाए, इतना ही ये चाहता है। ठीक है, तो जब ये ऐसे चाहेगा तो ये प्लस क्यू जो इस तरफ लेके आना चाहता है और माइनस क्यू को उस तरफ लेके जाना चाहता है। जब आप ये देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में ये दोनों डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन है क्या? क्लॉकवाइज। इधर से ऊपर और इधर से नीचे आएगा तो ये आ जाएगा, बल आघूर्ण खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। ठीक, अब बल आघूर्ण तो काम करना शुरू कर दिया। बल आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बल गुणा दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये बात समझ में आई भाई? बल आघूर्ण का डेफिनेशन, मतलब ये तो आप पढ़ चुके होंगे 11th में भी, लेकिन बस ये मान लीजिए कि ये आपको पता होना चाहिए ना। बल आघूर्ण का क्या डेफिनेशन होती है कि बल गुणा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी क्या होगी? बताओ, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी क्या है? दोनों बलों के मध्य क्या लंबवत दूरी? ये होगी, ये क्या यही लंबवत दूरी है दोनों बलों के मध्य? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये लंबवत दूरी है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस लंबवत दूरी को d मान लूं, d, मुझे लंबवत दूरी निकालनी है क्योंकि ये मुझे यहाँ रखनी पड़ेगी ना लंबवत दूरी। भाई अब मुझे तो पता ही नहीं, अब d थोड़ी रख दूंगा। तो जिसने पिछला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मैंने घटक विधि बताई थी।
अगर आप घटक विधि से चलेंगे तो थीटा के जो बिल्कुल बगल वाली लाइन है वो क्या होती है, जो कर्ण है उसके साथ कोस में 2a कोस थीटा, और जो उसके दूसरी लाइन है उसको हम लिखते हैं 2a sin थीटा। जो जिसने पिछली वीडियो पढ़ी है उसमें मैंने घटक विधि बताई है, पर कुछ लोगों को तो यहीं से बुखार होना शुरू हो गया होगा कि घटक विधि क्या होती है। अगर जाननी है तो पिछली वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगी। और जिनको ये है नहीं हमें देखनी नहीं है तो उसको मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। ये थीटा है तो मैं इसकी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लाल बटे कक्का तो सबको आता ही होगा, मुझे लगता बताने की जरूरत है। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है d, कर्ण क्या है 2a, तो d की वैल्यू क्या होगी 2a sin थीटा। ये तो पक्का विश्वास है मुझे, ये तो सबको पता लग ही गया होगा कि d की वैल्यू कैसे निकली है। d की वैल्यू क्या है 2a sin थीटा। ठीक है, ये क्या है, दोनों बलों के मध्य की दूरी। तो टो f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है, पहले दिखा देता हूं आप लोगों को QE कहाँ लिखा है। f की वैल्यू क्या होती है QE, याद आ गया, f की वैल्यू क्या होती है QE। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बल, चलो f ही लिख देता हूं पहले यार, और दोनों बलों के मध्य की दूरी क्या है 2a sin थीटा। यहां तक कोई परेशानी, तो टो की वैल्यू यहाँ क्या है QE 2a sin थीटा। क्या मैं इसको Q डॉट 2a e sin थीटा लिख सकता हूं, जी सर। तो टो की वैल्यू ये क्या होता है भाई, ये क्या है बताओ, मुझे बताओ ये क्या है, यही होता है ना क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो होता है सर, लेकिन डाइपोल मोमेंट तो हमें तो यही नहीं पता कि क्या कहते हैं। पढ़ा था, द्विध्रुव पढ़ा था, या भूल गए हो द्विध्रुव पढ़ा हुआ यार। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, और E sin थीटा। यहां तक कोई परेशानी। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं P क्रॉस E। अब आधो की फिर बत्ती गुल, ये क्या कर दिया, आओ बता देता हूं ये क्या कर दिया। फिजिक्स का बहुत सिंपल सा नियम है, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, P इंटू ई लिखा है, P छोड़ो ए बी से आ जाओ तुम, A इंटू बी लिखा है तो इसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और A डॉट बी लिखा है तो इसको लिखते हैं ए बी कोस थीटा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ समझदार लोग होंगे, सर जब ये है यहाँ पर हम इसको तो E इंटू पी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये क्रॉस तभी काम करेगा जब आप वेक्टर में लिख रहे हो, तभी ऐसे लिख सकते हो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जब आप वेक्टर में लिखते हो ना, जब आप किसी भी अदिश राशि को सदिश बनाकर लिखते हो तभी आप ऐसे लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये टू को सदिश फॉर्म में लिखने का तरीका है, सदिश फॉर्म में लिखने का तरीका है। तो a और b साइन थीटा अदिश है, अदिश फॉर्म है, इसको सदिश फॉर्म में आप a क्रॉस b लिख सकते हैं। अच्छा, अदिश में सर क्या मैं EP साइन थीटा लिख सकता हूँ, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं इसको भी तो E क्रॉस P लिख सकता हूँ, है ना मेरे भाई, नहीं लिख सकता, नहीं, इसे P क्रॉस E ही क्यों लिखना पड़ेगा, बताओ सर P क्रॉस E क्यों लिखना पड़ेगा, आओ जानना है बता दूंगा। जब मैंने बताया था कि द्विध्रुव ऐसे घूमेगा, तो मैंने ये वाला जो निशान बनाया था ना, ये निशान मैंने बिना वजह नहीं बनाया था, ये कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, और ये यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ये बिना वजह नहीं बना था, ये बताने के लिए बना था भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बलागुण है। तो ये जो है मेरे पास डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे P और इंटू E मतलब क्लॉकवाइज,
P ये है और E ये है, तो चल रहा है कैसे, क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, मेरे पास जो यहाँ पे आघूर्ण काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मैं लिखा है ना कि P आ रहा है E की डायरेक्शन में। P जो है उसकी डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। P की जो डायरेक्शन है वो आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं E क्रॉस P लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा कि E जो है वो जा रहा है P की डायरेक्शन में, E जो है वो जा रहा है P की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। लेकिन क्योंकि वेक्टर का मतलब ही क्या है कि दिशा की भूमिका है, तो दिशा वही होनी चाहिए ना जो रियल टाइम में आपको दिख रही है। यहाँ पर जो दिशा है P आ रहा है E की दिशा में, ऊपर से नीचे की तरफ क्लॉकवाइज। अगर आप E क्रॉस P लिखते हैं तो उसका मतलब है कि ये जो चल रहा है वो ऐसे चलेगा, ऐसे। ठीक है, कि अब जो E है EP की दिशा में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत होगा। तो इसको हम हमेशा P क्रॉस E ही लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई है क्यों लिखा है। आप जब तक अदिश फॉर्म में लिख रहे हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन जब आप सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो आपको P क्रॉस E ही लिखना है। क्यों लिखना है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। मैंने आपको अभी इसमें एक चीज और बताई थी, अभी जरूरत नहीं पड़ी है, आगे पड़ेगी। क्या बताई थी कि बल आघूर्ण चाहता क्या है। बल आघूर्ण चाहता है कि मैं जो क्रिया रेखा है उसको एक कर दूं और मैं अपना घर जाऊं। सिंपल बल काम करे, बल आघूर्ण खत्म। अगर लाइन ऑफ एक्शन क्रिया रेखा जो जिस पर बल काम कर रहा है वो एक हो गई तो बल आघूर्ण का काम खत्म। ठीक है ना, ये बात ध्यान है ना। आओ, ये आपका डेरिवेशन पूरा हो गया। लेकिन अब इसमें आते हैं दो केस जो आपको जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहाँ पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। आओ पहले मैं वो डायग्राम एक बार फिर ले लेता हूं क्योंकि आपको इसकी जरूरत आगे फिर पड़ेगी। आ जाइए, जी हाँ। गड़बड़ हो गई है, कैसे लिया जाएगा ये डायग्राम दोबारा। जी हाँ, आ जाओ जी, आ जाओ। ये डायग्राम की जरूरत है, ये बहुत ही काम की चीज है और काम की चीज को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये कहीं भी जाएगा इसको हम पकड़ लाएंगे। क्या कर लाएंगे सर जी, पकड़ लाएंगे। ठीक है, आओ भाई, अब आते हैं हम इसके स्पेशल केसेस की तरफ। ठीक है, अब केस क्या है, अब इसके जो केस आते हैं वो पहला केस है कि जो टो है, जो बल आघूर्ण है वो अधिकतम कब होगा। बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। भाई बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा, अगर ये जो है, पहले तो आप फॉर्मूले से ही समझ लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूं या 270 रख दूं तो जो पीई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो थीटा की वैल्यू टो की वैल्यू क्या होगी पीई। सेम यहाँ पर टो, ठीक है, टो पीई साइन 270, तो टो की वैल्यू क्या होगी पीई। ठीक है, माइनस से सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो लगा लो, चाहो मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो थीटा है जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, किसके 90 डिग्री हो जाएगा, जब ये कुछ इस तरह से, जब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। जब आपका जो आपने वैद्युत द्विध्रुव रखा है अगर वो वैद्युत क्षेत्र के कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि अब थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक,
कोई परेशानी? तो बल आघूर्ण, अब बल आघूर्ण सबसे ज्यादा काम करेगा। बल आघूर्ण इस स्थिति में सबसे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, जब 270 होगा तब क्या होगा? जब ये 270 होगा तो उस वक्त माइनस क्यू जो है ना, उस वक्त माइनस क्यू ऊपर चला जाएगा और प्लस क्यू नीचे आ जाएगा। डायरेक्शन बदलने पे यही तो होगा भाई, 270 जाने पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो है आपका बल आघूर्ण काम कर ही रहा है, इस पे फोर्स काम कर रहा है, तो ये ऐसे नीचे घूम के ये प्लस क्यू आ जाएगा नीचे और माइनस क्यू चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, ये ऐसी स्थिति आ जाएगी 270 पे, तो फिर भी मैक्सिमम काम करेगा। अब प्लस क्यू यहाँ है, इसमें एक खास बात है, जब अब प्लस क्यू यहाँ है, तो प्लस क्यू जब यहाँ है तो फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा, और माइनस क्यू है तो वो फोर्स यहाँ काम कर रहा होगा इस स्थिति में। तो ये वापस से घूम के उसी स्थिति में आने की कोशिश करेगा। किस स्थिति में? मैंने क्या बताया था, बल आघूर्ण कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से ऐसे सेट कर दे इसको द्विध्रुव को कि इसके जो क्रिया रेखा है बल की वो सेम हो जाए। तो ये इधर को लगेगा बल, ये इधर को, तो ये वापस से इधर को आएगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अधिकतम कब होगा? अब इसमें जो दूसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, दूसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट केस है वो है कि टो मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम या जीरो होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। देखो, अब अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाए, इस केस में पहले ये वाला जो हमने केस बताया, मैंने हमेशा बताया आता ऑब्जेक्टिव टाइप में यही आता है कि अगर 90 है या 270 है तो एफ नेट तो क्या 0 होगा? तो एफ नेट हमेशा 0 होगा। इस बार इस एफ नेट में तो कोई परेशानी नहीं है, और टो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा। इस केस से आप ये समझे। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाएगी तो टो की वैल्यू क्या होगी? PE sin 0, यानी कि टो की वैल्यू होगी 0। और यहाँ पर अगर ये हो जाए PE sin 180 तो टो की वैल्यू भी होगी 0। अब इसमें भी एक डिफरेंस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जब टो की वैल्यू 0 होगी, जब टो की वैल्यू 0 होगी तो उसका मतलब होगा कि आ चुका है, क्या हो चुका है? द्विध्रुव आ चुका है। मतलब टो की वैल्यू 0 का क्या मतलब है कि बल आघूर्ण खत्म हो गया। बल आघूर्ण खत्म कब होगा? जी हाँ दोस्तों, आ चुका है आपका द्विध्रुव। बल आघूर्ण के जो चाहने की दशा है कि मैं अपने घर जाऊं, मैं 0 हो जाऊं। ठीक, कब? जब इन पर कार्य करने वाले बल की क्रिया रेखा एक हो जाए। ये हो गई है, इसका मतलब ये है टो 0 180 में भी और 0 में भी। अब क्या होगा कि ये है कंडीशन 0 की। अगर सोचिए कि 180 पे हो तो 180 पे क्या केस होगा? अगर मैं यहीं पे दो रेखाएं और बना दूं समझने के लिए, तो 180 पे क्या होगा? 180 जब कोण होगा तो 180 कोण पे क्या कुछ इस तरह से आएगा आपका द्विध्रुव, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, इसी तरह से आएगा। 180 का मतलब यही है ना कि भाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये प्लस क्यू इस तरफ आ जाएगा, माइनस क्यू इस तरफ आ जाएगा। अब इसमें जो समझने वाली बात है, ये जो स्थिति है जो ये आपके सामने लिखी हुई है, इनको हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब क्या है? साम्यावस्था का मतलब है कि जी आघूर्ण की जो कोशिश थी उसमें वो कामयाब हो गया है, अब आघूर्ण की जरूरत नहीं है, ये साम्यावस्था है। इस अवस्था को साम्यावस्था बोलते हैं कि डाइपोल जो आपका द्विध्रुव है वो अपनी चाहत वाली स्थिति में पहुंच चुका है। ठीक, लेकिन अब इसमें पेच क्या है? इसमें पेच ये है, जो आपका ये वाला डाइपोल है जो 0 डिग्री पर रखा है, इसमें अगर मैं इस प्लस क्यू को हल्का सा हिलाऊं, आप मानो कि मैं इस प्लस क्यू को अगर इस तरह से थोड़ा सा करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इस पे बल माइनस क्यू है। ठीक है, तो इस पे जो बल है, सॉरी माइनस क्यू है, तो बल इस तरफ, इस पे जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और प्लस पे जो बल है वो इस तरफ लगेगा। तो जब ये बल वापस से इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये जो द्विध्रुव है ये वापस इस तरफ भागेगा।
मतलब जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में जाने की कोशिश करेगा। भाई अगर मैंने इसको हल्का सा हिला दिया तो इस पे बल काम करेगा आपके उल्टे हाथ की तरफ माइनस क्यू वाले पार्ट पे, और प्लस क्यू वाले पार्ट पे काम करेगा आपके दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ। तो ये कोशिश करेगा कि जिस स्थिति में पहले था उसी स्थिति में आ जाए। लेकिन अगर अब मैं इस वाले पोर्शन को प्लस क्यू और माइनस क्यू वाले पोर्शन को हल्का सा हिला देता हूं, मतलब अब मेरे पास प्लस क्यू यहाँ आ जाता है और माइनस क्यू यहाँ आ जाता है। तो अब जो इस पे बल काम कर रहा होगा, प्लस क्यू पे बल काम कैसे कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये बात सबसे शुरू में बताई थी। और माइनस क्यू पर क्या काम करेगा? उसके विपरीत दिशा में। तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगा ये कोशिश करेगा कि इस वाली स्थिति में आ जाए। जैसे ही आप इसको, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में हल्का सा हिला देता हूं, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, तो इस पे जो अब यहाँ प्लस क्यू पे काम कर रहा होगा बल, वो वापस से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोशिश क्या करेगा कि प्लस क्यू यहाँ भाग के आ जाए किसी भी तरह, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ये जो साम्य अवस्था है, वो है स्थायी साम्य अवस्था। ये जो साम्य अवस्था है ये है स्थायी साम्य अवस्था, और ये वाली जो साम्य अवस्था है ये है अस्थायी साम्य अवस्था। मतलब इसमें वो रहना चाहता है, इसमें आपका जो द्विध्रुव है वो समान विद्युत क्षेत्र में रहना चाहता है कि बस मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, आप इसको छेड़ेंगे तो वापस यहीं आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने उसको बांध के रखा हुआ है कि जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट इस स्थिति में है भाई तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हिला तो ये घूम के वापस से स्थायी साम्य अवस्था में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में देखने को ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी मिल जाता है कि स्थायी की सॉरी थीटा 0 है तो स्थायी साम्य अवस्था होगी या अस्थायी साम्य अवस्था होगी। ठीक है, तो अधिकतम होगा या टो 0 होगा। ठीक है, तो स्थायी साम्य अवस्था होगी थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर, और अस्थायी साम्य अवस्था होगी थीटा इज इक्वल्स टू 180 पर। अस्थायी साम्य अवस्था को अस्थायी साम्य अवस्था क्यों कहा गया है वो हमने समझा दिया है। स्थायी साम्य अवस्था को स्थायी साम्य अवस्था क्यों कहा गया है ये भी आप जान चुके हो। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वाला जो लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक ऐसा टॉपिक आप पढ़ोगे जो आपको जनरली ये बता के छोड़ दिया जाता है कि ये आपके ना चैप्टर में आपके बोर्ड एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया उसको गोस थ्योरम जो है वो समझ में नहीं आ सकती। लेकिन गोस थ्योरम तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गोस थ्योरम ताकि आप अच्छे से समझ पाए हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, कि आवेश जब अभी हम लोगों ने जितनी भी जो भी चीज पढ़ी है वो पढ़ी है पॉइंट चार्ज के लिए कि भाई यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे, लेकिन अगर चार्ज सब जगह हो तो क्या करना है वो हम अगले वाले लेक्चर में जानेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। छोटा लेक्चर होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपके बोर्ड एग्जाम में उसमें से कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन गोस की परिभाषा, गोस को समझने के लिए, गोस के जो यूज है उसको समझने के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका अगला टॉपिक। तो इसको मिस मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखिएगा, क्योंकि मुझे जितना मेरी समझ है लोग इसको देख के छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों को सुन सुन के आदत हो चुकी है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है गोस को समझने के लिए। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स, हर टॉपिक आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।